हेलो, हेलो, हेलो। आप सभी को अनिल पांडे का सादर नमस्कार। प्रिय ग्रामवासियों, इस कोविड-19 के दौर में जिसको हम कोरोना समय कहते हैं, इस दौर में हम सब कहीं न कहीं टूटे, हारे, हताश और निराश हैं। हमारे पास वह सुविधाएँ नहीं हैं जिससे इस संकटजन्य परिस्थिति का सामना किया जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह वह दौर भी नहीं है कि हम ईश्वर के सहारे यह संतोष कर लेंगे कि ऐसा नहीं था भाग्य में और वह नहीं रहा। क्योंकि हम सब एक वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तो यह ज़रूरी है कि वैज्ञानिकता का प्रदर्शन हम मात्र कहने में ही नहीं, बल्कि करने में भी करें, यथार्थ में करें। यह समय है जब हमें सबको बताना है कि मास्क ज़रूरी है, 2 गज की दूरी ज़रूरी है। आप घर में भी रहें तो परिवार के बीच भी इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ ना बढ़ाएँ जिससे कि संक्रमण का फैलाव हो और हमारा हँसता-खेलता गाँव विपत्तियों के सागर में घिरे। प्रिय ग्रामवासियों, आप सब समझदार और बुद्धिजीवी हैं। उनको समझाएँ जो इस बीमारी को बहुत हल्के में ले रहे हैं। यह बीमारी किसी भी रूप में हल्के में नहीं है। जो बीमार हो रहे हैं उनसे पूछिए तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है। आपकी इस बीमारी की शुरुआत जुकाम और बुखार से होती है और उसके बाद आपको लगेगा कि पूर्व में जुकाम और बुखार है और ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी दौरान कोरोना प्रवेश करता है और जब तक 3-4 दिन में आप थोड़ा-सा सचेत होना शुरू करते हैं, उसी समय वो अपना खेल खेल जाता है। प्रणाम अंतेश भाई, मुझे लगता है आप सुखी और सानंद होंगे। तो सचेत रहें। अभी हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम सभी ग्रामवासियों की तरफ से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्री अशोक पाल जी, जिन्हें प्रेम से नन्हे पाल भी कहा जाता है, का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। फत्तूपुर कला ग्राम सभा आपका दिल से स्वागत करता है। आप विजय प्राप्त किए और गांव के मुखिया, हम सबके मुखिया के रूप में कार्यभार आपने संभाला। यह निश्चित ही खुशी की बात है कि एक और युवा ग्राम प्रधान फत्तूपुर कला को नसीब हुआ। यूं तो हर 5 वर्ष बाद एक नया ग्राम प्रधान मिल रहा है। ये बड़ी खुशी की भी बात है कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। जो नहीं कर पाए वो नेपथ्य में जा रहे हैं और जो करने योग्य हैं, जिनसे अपेक्षा की जा सकती है, वे आगे आ रहे हैं। यह खुशी की
बात है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसके पहले हमारे ग्राम प्रधान के रूप में राम अजोर जी रहे हैं। अब वे अपना पदभार नियमानुसार अशोक पाल जी को दे देंगे या दे दिए होंगे, जो भी हो। पिछली पंचवर्षीय में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और पूरा गांव जानता है। हम अतीत से उतनी ज्यादा अपेक्षा नहीं रखते और रख भी नहीं सकते, क्योंकि अतीत का गौरवगान किया जा सकता है, गुमान किया जा सकता है अतीत पर, और अगर नहीं कुछ हुआ तो लज्जित हुआ जा सकता है, बस इतना ही। लेकिन वर्तमान से हम सर्वथा अपेक्षा रखेंगे, रखना भी चाहिए। तो वर्तमान प्रधान के रूप में, ग्राम प्रधान के रूप में आपका चयन समस्त ग्रामवासियों का चयन है, यह मैं अपेक्षा करता हूं, विश्वास करता हूं। अक्सर यह देखा गया है कि चुनाव के बाद हिंसा प्रतिहिंसा का दौर चलता है। बंगाल का चुनाव हमारे सामने है, जहां बीजेपी के हारने के बाद टीएमसी द्वारा लगातार आक्रमण किए जा रहे हैं उनके ऊपर, जो उनके समर्थक नहीं थे। मुझे लगता है आप गांव के सभी नागरिकों को एक समान, एक दृष्टि से देखेंगे। जिनके यहां आप मत मांगने गए थे उनको भी, जिनके यहां नहीं गए थे उनको भी एक दृष्टि, एक विचार से देखेंगे। जिन्होंने आपका सहयोग किया और जिन्होंने दूसरों का सहयोग किया, ये एक सामान्य सी बात है, तो आप उसका ध्यान रखेंगे बगैर किसी भेदभाव, बगैर किसी ईर्ष्या द्वेष के। ये हम संपूर्ण ग्रामवासी आपसे अपेक्षा कर सकते हैं। एक बात, जो प्रत्याशी इस ग्राम चुनाव को हारे हैं, वे भले ग्राम प्रधान नहीं हुए, लेकिन ग्राम प्रधान की सी योग्यता उनके पास है। वे सब कुछ जानते हैं, कार्य प्रणाली उनकी समझ में है। अगर वे चुनाव लड़ लिए तो वे हमारे प्रतिनिधि हैं। गांव बतौर प्रतिनिधि उनका स्वागत करे, और जो चुनाव हार गए हैं, हमारी उनके प्रति संवेदना है, लेकिन वे निराश ना हो, स्वयं को एक ना संवैधानिक सही व्यवहारिक रूप में एक ग्राम प्रधान मान करके गांव की सेवा करें। और अगर इस दृष्टि से हम देखें तो अभी मैंने लिखा भी था वॉल पर, तो हमारे गांव को लगभग 16-17 ग्राम प्रधान मिल गए। जिस गांव को 16-17 ग्राम प्रधान मिले हों, उस गांव को किसी प्रकार की परेशानी मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए, मुझे नहीं लगता कि उस गांव को कोई परेशानी होनी चाहिए। सिर्फ जीते हुए से अपेक्षा रखना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। ये पिछले पंचवर्षियों में हम सब ने देख लिया है। और सिर्फ और हारे हुए को एकदम एक साइड कर देना भी किसी बात की, किसी भी विकल्प का समाधान नहीं है। ये हम भविष्य में देखेंगे। तो जो प्रत्याशी हार गए हैं, वे अपनी हार को स्वीकार करें और फिर से उन मतदाताओं के पास पहुंचने की कोशिश करें जिनसे वे धोखा खाए और जिन्होंने उनको नहीं स्वीकार किया। किसी भी रूप में, ईर्ष्या रूप में इसे नहीं लेना है, क्योंकि ये चुनाव है। यहाँ धन, बल, मतलब येन केन प्रकारेण जीत हासिल करना होता है। जो जीता वही सिकंदर कहलाता है, ये परंपरा है। तो हमें
उन चीज़ों पर विवेचन नहीं करना है। हम ग्राम प्रधान जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनकी सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा करते हैं। हमारे ग्राम प्रधान जी को ये पता होगा कि गांव में कितने काम होने हैं। शायद वे गांव में रहे हैं, हालांकि मैं कभी उनसे नहीं मिल पाया हूँ या चेहरा से देखा हूँ और चेहरा से जानता हूँ, नाम से नहीं जानता। ये सब भी बात की बात है। गांव गांव जैसा नहीं है, ये निवर्तमान प्रधान से लेकर के अतीत के प्रधानों तक को पता है। जिस गांव में ना तो कोई आंगनबाड़ी है, ना तो कोई पंचायत भवन है, ना तो कोई सार्वजनिक पुस्तकालय है, ना तो कोई सार्वजनिक तालाब है, ना तो कोई खेल का मैदान है, ना तो कोई ऐसा चबूतरा है जहां शाम और सुबह आदमी आधे घंटे बैठ करके चौपाल लगा सके। मैं उसको गांव मानने की कंडीशन में नहीं, मैं उसको गांव नहीं मानता। आज के 5-6 साल पहले की बात है। शिव कुमार गौड़ जी मिले थे एक कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा था कि हमारा गांव मर चुका है। मैंने उसका प्रतिवाद किया था कि गांव मरा नहीं है। अगर गांव मरा है तो मैं चंडीगढ़ जैसे शहर से बार बार लौट करके गांव क्यों आता हूँ? मैं पंजाब से लौट करके फतेहपुर कला क्यों आता हूँ? ये भावना शायद आप सबकी भी हो, सच हो सकती है जो भावना मेरी है, और इसमें बहुत से लोग हैं जो शिव कुमार गौड़ जी की भावना का भी कद्र करेंगे, करना चाहेंगे, करना भी चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि अब अगर गांव को नहीं संभाला गया तो वह स्मशान घाट में परिवर्तित होते देर नहीं लगेगा। स्मशान घाट कहने से तात्पर्य हमारा यह नहीं है कि वह मुर्दों का टीला हो जाएगा। मैं जो कहना चाहता हूँ वह ये कि जीता जागता मनुष्य भी वहाँ का मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं होगा, क्योंकि जब आपके गांव में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है तो आप समझ सकते हो कि गांव के क्या कंडीशन होंगे। आपके गांव में एक भी सार्वजनिक हॉस्पिटल नहीं है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं, स्कूल के निर्माण के तुरंत बाद हम हॉस्पिटल के निर्माण पर वर्क करेंगे, लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है कि कोविड-19 के दौर में अगर कोई बीमार हो जाए तो कोई भी ऐसा हॉस्पिटल 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के पहले नहीं है, 8 किलोमीटर के पहले, जो उस बीमार को एक दवा दे सके। प्राथमिक विद्यालय है आपके पास, उस विद्यालय में लाइब्रेरी नहीं है। पिछले दिनों मैंने विजिट किया, हमारे साथ राम लखन सिंह जी भी थे। विजिट किया और वहाँ के प्रधानाध्यापकों से मिला और अपने प्रकाशन की 2-4 किताबें उनको दिया। जब उनसे हमने कहा कि ये अपनी लाइब्रेरी में रख दीजिए, तो उन्होंने अब शर्मिंदगी के साथ कहा कि खुशी के साथ कहा या शौक से कहा, उन्होंने जो कहा वह यही शब्द था कि हमें किताबें पढ़ने की इजाज़त नहीं है। हमें किताबें पढ़ने की, बाहरी किताबें पढ़ने की इजाज़त नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैंने उनको कहा, अगर किताबें पढ़ने की इजाज़त आपको नहीं है तो आप इस्तीफा दे दीजिए ऐसी नौकरी से। जिस स्कूल में जिस विद्यालय में एक छोटा सा पुस्तकालय ना हो, जहां महापुरुषों की जीवनियां ना रखी हो, जहां कविता, कहानी, उपन्यास आदि विधाओं की कुछ किताबें ना रखी हो, वह स्कूल क्या होगा यह आप सब जाने। क्या मैं यहाँ तक अगर सोचूं कि पुस्तकालय फतेहपुर कला के प्राथमिक विद्यालय या मिडिल स्कूल में इसलिए नहीं पहुंचा
क्योंकि पुस्तकालय की सी क्षमता रखने वाला मुखिया अभी तक नहीं हुआ, तो इसको मेरे हिसाब से गलत ना माना जाए। पूर्व के ग्राम प्रधानों ने ऐसी कोई भी सुविधा या ऐसी कोई भी सिफारिश ब्लॉक में फतेहपुर कला के प्राथमिक विद्यालय के लिए नहीं की, जिससे कि पुस्तकालय के रूप में एक कमरा आवंटित हो सकता या बन सकता, या बने हुए कमरों में 2 अलमीरा रखवा करके बाहर से किताबें मंगवा करके रखवाई जा सकती। ऐसी कोई कोशिश फिलहाल मेरी जानकारी में नहीं। तो यह कोशिश भी मुझे लगता है कि वर्तमान ग्राम प्रधान के द्वारा की जाएगी, हो या ना हो वो सब बात की बात है, और जो हमारे विपक्षी लोग हैं वे भी इस बात का ध्यान रखेंगे। एक यात्री प्रतीक्षालय है गांव में, सड़क पर, ठीक रिंकू सिंह यानी कुनाई सिंह के घर के पास में। उस यात्री प्रतीक्षालय के पास एक नल है। नल काफी नीचे है, और उस नीचे तक जाने के लिए कम से कम 2-4 कांटे बिलायती बबूल के आपके पैर में धंसेंगे तब आप वहां पहुंचेंगे। तो उस नल को, जहां सरकारी नल किसी के घर नहीं लग रहा है, वहां वो एकदम लावारिस है, तो उस नल को सुधरवाने की कोशिश हो, वहां बढ़िया चबूतरा बनवाया जाए। और यात्री प्रतीक्षालय को, जो शायद स्वामी चिन्मयानंद द्वारा, सांसद थे बस्ती शहर के, उनको द्वारा बनवाया गया था। अंतेश जी, अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो उसकी देखभाल, उसकी साफ सफाई करवाई जानी चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो सफाई कर्मी है वो ग्राम प्रधानों के यहाँ के चाकर बन करके रह जाते हैं। तो ग्राम प्रधानों, अब देखना ये है कि पिछली बार जो सफाई कर्मी था वो राम अजोर जी के इशारों पर थे, और उनसे मिल करके पता नहीं क्या होता था, कैसे होता था, गांव में रहने वाले बताएंगे। एक भी दिन मैंने उनको सार्वजनिक स्थल पर साफ सफाई करते हुए नहीं देखा। इवन सड़क पर भी नहीं देखा, इवन नहर पर भी नहीं देखा, इवन गांव में भी नहीं देखा। इवन आज तक कई बार मैं गांव गया और आया, आज तक उनकी शक्ल भी नहीं देखा। कई बार लोगों से संदेशा कहवाया तो उन्होंने कहा कि क्या कहूँ, प्रधान जी जो कहेंगे हम वही करेंगे। और वे, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं भी यह सही हूँ कि प्रधान जी की महलों की रखवाली करते रहे और सफाई कर्मी का तनख्वाह लेते रहे। तो सफाई कर्मी के रूप में मुझे लगता है कि इतनी सूझबूझ के साथ गांव में कम से कम 8-10 डस्टबिन रखा जाए। डस्टबिन वाली संस्कृति अभी तक स्वच्छ भारत की आयोजन के बाद भी फतेहपुर कला जैसे गांव में नहीं पहुंची है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप लाइट भी लगा दें तो लोग निकाल ले जाते हैं, जबकि मैं इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप परंपरा की शुरुआत तो करिए। आप डस्टबिन रखिए, एक दिन उठा ले जाएगा, फिर दूसरे दिन एक कनिस्टर ला के रख दीजिए, फिर उठा ले जाएगा, फिर तीसरे दिन रखिए। अगर 10 दिन कनिस्टर रखा जाता है तो वो शर्मिंदा होकर के नहीं ले जाएगा। और अगर चोरी हो रही है तो ये हम आपकी समस्या है कि उस चोर को पकड़ें, उसे उचित सजा दे करके यह ज्ञात दिलाएं कि मेरे भाई, ये जो सफाई के लिए कनिस्टर रखे गए हैं ये आप सबके लिए रखे गए, हमारे लिए नहीं रखे गए। ये एक ग्राम प्रधान की समुचित नैतिकता बनती है कि वे गांव के स्वास्थ्य के लिए जागरूक। शिक्षा की जागरूकता में मैंने उसकी बात की, लाइब्रेरी की बात की, और ये सच है कि हमारे गांव के स्कूल में, मिडिल और प्राथमिक विद्यालय में लाइब्रेरी नहीं है, जबकि पढ़ने वाले बीए, बीएड, एमए से कम नहीं है। एक दो पीएचडी भी हो तो मैं नहीं कह सकता। एकदम कड़वी सच्चाई है, और इस सच्चाई से सभी परिचित हैं। तो लाइब्रेरी नहीं है। यात्री प्रतीक्षालय की बात करें तो उसकी भी स्थिति डामाडोल है। आप नहर से लेकर के उधर मस्जिद तक के यहाँ जाएं तो सड़कों की स्थिति भी बहुत दयनीय है। मैं एक तरफ की बात बता रहा हूँ, उधर वहाँ से निकलें और पाल बस्ती तक चले जाएं तो वहाँ भी साफ-सफाई का एक अहम मुद्दा है। हालाँकि पाल बस्ती तो अब सुधर जाएगा,
लेकिन अन्य बस्तियों की तरफ कितना ध्यान देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये 2-4 मुद्दे हैं और अगर मुद्दों की बात हम करें, तो बहुत से युवा हैं जो फालतू घूम रहे हैं, उनको किसी न किसी प्रकार के कार्य दिए जाएँ, उनसे सहयोग लिया जाए, कुछ बच्चों को ट्यूशन के लिए आहरित किया जा सकता है, प्राथमिक विद्यालय का लॉक खुलवाया जा सकता है, बच्चों से पढ़वाया जा सकता है। इन सब कामों को करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सब सुविधाएँ आपके गाँव में नहीं हैं। एक सबसे बड़ी संकट सांस्कृतिक समस्या से जूझने की है। ग्राम प्रधान होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है राजा होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है सांस्कृतिक स्थितियों पर पैनी नज़र रखते हुए उसके सुधार की कोशिश करना। 10 साल का बच्चा भी दारू पी रहा है, 90 साल का तो हालाँकि पीते-पीते उसकी उम्र बीत ही रही है। 10 साल के बच्चे के पास दारू कहाँ से पहुँच रही है, यह ज़िम्मेदारी ग्राम प्रधान की बनती है। हालाँकि आप लोग हँसेंगे कि ये सब ग्राम प्रधान के कार्य नहीं है। ठीक है नहीं है, लेकिन नैतिकता बस इन सब पर पैनी नज़र आपको रखनी चाहिए क्योंकि आप गाँव के मुखिया हैं। आप जात-पात से ऊपर उठकर आपको उन गरीबों के पास पहुँचना होगा जिनके पास प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए पैसे नहीं हैं। उनको उठाइए, उठा के ला करके प्राथमिक विद्यालय और मिडिल स्कूल में रखिए। मुझे लगता है उन बच्चों का भविष्य आगे बढ़ेगा और वे आपके प्रति कृतज्ञ होंगे। सुधार की बात है तो एक पंचायत भवन आप बनवाइए। पिछले ग्राम प्रधान जी ने पंचायत भवन पर कोई काम नहीं करवाया। बहुत निराशा हुई पिछले 10-15 साल से जब से मैं राजनीति जानने लायक हुआ हूँ। 15-20 साल से भी अगर कह लें तो गलत ना होगा और 15-20 साल से बना हुआ ग्राम पंचायत भवन दारू, गांजा, सिगरेट बेचने का अड्डा बना, व्यभिचार का अड्डा बना, उसकी खिड़की आज तक उपाड़ ली गई, लेकिन अभी तक उसका वारिस कोई नहीं मिला। वारिस ग्राम प्रधान होते हैं या विधायक होते हैं या सांसद होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, या ग्राम प्रधान समझे और समझाए और उस ग्राम पंचायत भवन को नए सिरे से मरम्मत करवाए, ज़रूरत पड़े तो नए सिरे से जुड़ाई करा करके उसको अंतिम रूप दे। अभी भी प्रधानों के लेटर पैड पे लिखा जाता है ग्राम पंचायत भवन। अब पता नहीं अपने घर को ग्राम पंचायत भवन बता दिए हैं या ग्राम पंचायत भवन कहीं फत्तूपुर कला में है भी, यह एक मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। आपके आंगनबाड़ी का सारा काम प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से होता है, तो आंगनबाड़ी पहले से ही बनी हुई है, या तो उसको ठीक करवाइए या उसको गिरवाइए और जिस ग्राम प्रधान के समय में वो आंगनबाड़ी बनी और उसके बाद के ग्राम प्रधानों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए उसका खामियाजा उन पर ठोकिए और खामियाजा ठुकवाने के बाद आंगनबाड़ी को या तो नए सिरे से बनवाइए या तो उसको प्राथमिक विद्यालय में एडजस्ट करवा दीजिए क्योंकि अब बड़ी बेइज्जती हो रही है। कोई भी ऐसे बने हुए महल, बनी हुई बिल्डिंग इमारत से गुजरता है तो पहले 100 गाली देता है। कोई भी कहीं से भी गुजरता है वो पहले 100 गाली देता है कि ये इतने निकम्मे हैं कि ग्राम पंचायत भवन और अ, जो है आंगनबाड़ी जैसे मुद्दे का हल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इतना अभागा गांव कि एकदम लावारिस हो गया है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है सार्वजनिक संपत्तियों का। इन चीजों का ध्यान दीजिए। अभी भी कई घर ऐसे हैं जिन बेचारों के यहाँ नल की सुविधा नहीं है। मैंने भी ये स्पॉन्सर किया है कि हम साल में 12 नल लगवाएंगे। हालांकि मेरा स्पॉन्सरशिप काफ़ी कमज़ोर रहा और मेरे अपने कार्यकर्ता ही सक्रिय नहीं हो पाए। कुछ लोगों, एक दो लोगों को दिया भी तो वो लगा ही नहीं पाए, बाद में विथड्रॉ करना पड़ा मुझे। तो कुछ गरीब घर ऐसे हैं जिनके पास अभी तक नल की सुविधा नहीं है, वो दूसरे के यहाँ से पानी लेने जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होती है तो पानी उनका रोक दिया जाता है। तो कोशिश करिए कि उन घरों में नल पहुंचे। अगर सरकारी नल नहीं मिल रहा है तो आप गांव के मुखिया हैं और घर के सदस्यों के लिए भीख मांगने से मतलब है मेरा ये कि चंदा मांगकर उन नलों पर, उन जगहों पर नल लगवाइए। ये भी एक विकट समस्या है जिस पर हमें आपको सोचना पड़ेगा।
वृक्षारोपण की दृष्टि से अगर हम देखें तो ग्राम प्रधानों ने हर समय हमको निराश किया है। लावारिसों की तरह पेड़ मंगा करके लावारिसों की तरह बांट देना ये बिल्कुल भी नैतिक नहीं है। आपके पास जेसीबी की सुविधा है, पैसा सरकार दे रही है वृक्षारोपण के लिए, वृक्ष आपको फ्री मिल रहे हैं। आप स्वयं जेसीबी से खुदवाइए, उस पर खेतौड़ी माटी डलवाइए और माटी डलवाने के बाद पेड़ लगवाइए। मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं दूँगा, दो उदाहरण दूँगा। एक उदाहरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से चल कर के सत्यनारायण मिश्रा के घर तक चले जाइए, एक मजबूत पेड़ का दर्शन नहीं होगा और गर्मी के मौसम में उस रास्ते पर चलने वाले के पैर जिस तरीके से जलते हैं, उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती और उसका यथार्थ वही बता सकता है, जिसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। अगर बगैर चप्पल के चले तो आप और सिर पर तो पड़ ही जाते, बीमार तो होना ही होना है, उसको पक्का मान के चलिए अगर वज्र दोपहरी में वो निकली तो। उसको देखिए, प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण की बात बता रहा हूँ, वहाँ अभी तक अच्छे पेड़ नहीं उग पाए। नहीं उग पाए तो यह उन अध्यापकों की कमी नहीं है, क्योंकि वे तो बेचारे दूर से आए हैं। कमी होगी भी, वो अपने पैसे का भी लगा सकते थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपकी संपत्ति है, आपका गांव है, आपका प्राथमिक विद्यालय है, वे तो आज है, पढ़ा करके कल चले जाएंगे। तो आप उस प्राथमिक विद्यालय को सजाइए, वहाँ अशोक का पेड़ लगवाइए, कदम का लगवाइए, पीपल लगवाइए, बरगद लगवाइए, इन सब चीज़ों को लगवाइए। ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, जिससे गाँव का विकास हो सकता है, समृद्धि हो सकती है। जब स्वच्छ पर्यावरण स्कूल में नहीं रहेगा तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? ऐसा नहीं है, इधर के अध्यापक जो आए हैं बहुत परिश्रम कर रहे हैं। अभी मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिल कर के आया हूँ। उनके साथ जाकर के जो मोहल्ला स्कूल चलता था उसमें सहभागी होकर आया हूँ। बच्चों को शिक्षा दे कर के बोल कर के आया हूँ। तो इन चीज़ों को आप सुधारिए। आप अगर इन चीज़ों को सुधारते हैं तो गाँव आपको हाथों पर लेकर टहलेगा, गले से लगा कर के टहलेगा। अगर इन चीज़ों से विमुख होते हैं तो यह एक नई समस्या खड़ा कर सकता है वर्तमान प्रधान के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप नशेखोरी पर रोक लगाइए, आप जो आवारागर्दी मची है गाँव में उस पर रोक लगवाइए, किसी भी तरह से लगवाइए, निवेदन करके लगवाइए, शासन करके लगवाइए, क्योंकि यह मत कहिए कि सरकार ने हमें इसलिए रखा है तो हम ये कह रहे हैं, क्योंकि ये अपंगों का कहना है। पिछली बार हमने एक मीटिंग में राम अजोर जी ने मुझसे कहा कि सरकार ने जो दिया हमने वही किया। मैंने कहा जब वही करना था तो आप ग्राम प्रधान नहीं भी रहे होते तो चल जाता, तो किसी से भी करवा लेते। हम लोग भी थे, कह देते, हम लोग भी कर देते। कुछ चीजें मांगनी पड़ती है, उसके लिए निकलिए, गांव से बाहर निकलिए, उनसे मांगिए, उनसे पूछिए, फिर ला करके गाँव में रखिए। गाँव की सड़कों पर चलते हुए लोग अगर पैदल होते हैं तो रात में डरते हैं। सोलर लाइट राम अजोर जी अपने परिचितों में बांट दिए, जहां से वोट मिलना था वहां बांट दिए। आप ऐसा मत करिए। आप सार्वजनिक स्थलों पर सोलर लाइट लगवाइए। नहीं अगर सरकार दे रही है तो चंदा मांगिए गांव से। आप चौराहे पर लगवाइए, प्राथमिक विद्यालय पर लगवाइए, आंगनबाड़ी पे लगवाइए, पंचायत भवन पे लगवाइए। इन सब जगहों पर दो नहर के साइड हैं, सड़क हैं, दो चार और सड़कें हैं, उधर भी आप लगवाइए। कैथापुर कैथापुर में लोग गिनती करते हैं 250 वोट की। हकीकत ये है कि वहाँ कोई भी प्रत्याशी पहुँचता नहीं। आप पहुँचिए, आप वहाँ की सुविधाओं का ख्याल करिए, वहाँ की बस्ती का ख्याल करिए, वहाँ के लोगों का रहन सहन का ख्याल करिए। जो सुविधाएं आप फत्तूपुर और मटियरा के लिए दे रहे हैं, वही सुविधाएं आप कैथापुर के लिए भी दीजिए। भगूपुर में तो काफी सुविधाएं मिली, फिर भी दीजिए। युवा बच्चों को खेल के सुविधा के सामान पहुंचाइए। ब्लॉक में सामान आकर के रखा हुआ है, लेकिन कोई जाने वाला नहीं है। आप आइए प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों से, मिडिल स्कूल के अध्यापकों से कहिए कि वो ब्लॉक में रखे हुए खेल कूद के सामान को ले आए, गाँवों में बांटे, बस्तियों में बांटे। ब्लॉक में रखने से कुछ नहीं होगा। और ये सब चीजें आप जागिए, आप ग्राम प्रधान हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। गांव आपके प्रति कृतज्ञ होगा, गांव आपके पौरुष को सराहेगा। सुक्खू प्रधान पंडित जी ने काम कराया था, आज भी गांव सराहता है। जात कोई भी हो, पासी चमार धोबी धरकार बाभन ठाकुर अहिर गडेरिया, सभी उसको सराहते हैं, दिल से सराहते हैं कि हाँ उन्होंने काम किया था। आप करिए, नहीं कर पाते हैं तो लोगों से सलाह लीजिए, मशविरा लीजिए। मोदी की तरह अहम में मत आइए।
सलाह मशविरा लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता, उसका कद और बढ़ जाता है। जब आपका कद बढ़ेगा तो आप निश्चित ही सर्वोत्तम काम आएंगे। तो सर्वोत्तम बनने की कोशिश करिए। निकृष्टतम तो बहुत से लोग बन चुके। ये सब चीजें हैं। आपका हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम ये अपेक्षा करते हैं आप गांव को स्वर्ग नहीं बनाएंगे तो नर्क भी नहीं बनाएंगे। इससे ज्यादा नहीं करेंगे तो इससे अधिक खराब होने भी नहीं देंगे। मैं कम से कम ये अपेक्षा करता हूँ, हमारा गांव आपसे यही अपेक्षा करता है। जात की राजनीति पर प्रहार करिए, जितना हो सके उतना करिए। आप पाल हैं, अगला यादव है, अगला ब्राह्मण है, अगला क्षत्रिय है, अगला सरोज है, अगला हरिजन है। इन चीजों को आप मत रखिए, आपके घर वाले रखें वो अलग अलग बात है। जब आप इन चीजों को सोचेंगे, जब आप इन चीजों पर बढ़ेंगे तो देश गांव निसंकोच उन्नति करेगा। बच्चे सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। आप बच्चों को सिखाने के लिए निकलिए। तो दिक्कत ये रही कि अभी तक हमारे गांव के बच्चों को सिखाने वाला कोई नहीं है। योग्यता की कमी नहीं है गांव के बच्चों में। गांव के बच्चे अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं, गांव के बच्चे अच्छे नागरिक, अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। गांव के बच्चे हमारे क्या नहीं कर सकते, उनके पास बहुत क्षमता है। लेकिन उनकी क्षमता को पहचान करके उनको मार्ग देने वाला कोई नहीं है। कौन दे रहा है मार्ग, बताइए। मैं पिछले 3 ग्राम प्रधानों की बात कर रहा हूँ। युवाओं से कोई संवाद ही नहीं है पिछले 3 ग्राम प्रधानों का। कोई संवाद हो तो आप मुझे बताइए। ठीक है, नल बनवाया, नाला साफ करवाया, ये राजनीति छोड़ दीजिए, ये टुच्ची राजनीति है। नल बनवाना, राशन कार्ड दिलवाना और नाला साफ करवाना, खड़ंजा सुधरवाना, रिपेयर। अरे खड़ंजा रिपेयर मत करवाइए, खड़ंजे को हटा करके एकदम से खड़ंजे को हटा करके पक्का बिछवा दीजिए, तब मानेंगे कि आपने करवाया। ये टुच्ची राजनीति करना हो तो बोरिया बिस्तर रख देना चाहिए। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कह भी रहा हूँ कि हम जैसे प्रबुद्ध लोगों को टुच्ची राजनीति नहीं करनी चाहिए कि खड़ंजा में सुधार करवा करके लागत इतना लगा तो हम इतना दिखा दें। खाइए मत, खिलाने की कोशिश करिए। गांव वालों को खिलाइए ना, खाने वाले बहुत हैं। दलालों के चक्कर में मत पड़िए। दलालों ने तो गांव को एकदम गर्दिश में ढकेल दिया। नाली मत साफ करवाइए, नाला मत साफ करवाइए, कुछ नहीं कहेगा कोई। नल नल की राजनीति बहुत हो चुकी गांव में। जो पैसा आपने लेना है, हर कोई 10,000 रुपए, 20,000 रुपए चीजों का लेता है। कॉलोनी दिलवाने का लेता है, पट्टा दिलवाने का लेता है। आप भी लीजिए, लेकिन उन 10-20 हजारों का राम अजोर की तरह महल मत बनवाइए। उन 10-20 हजारों का एक अच्छा गांव के लिए कुछ अच्छा अच्छा काम कर जाइए। गांव आपको याद करेगा, गांव आपको भूलेगा नहीं। प्रधान कोई भी आएगा जाएगा, लेकिन आपका नाम रोशन रहेगा। जिन्होंने नहीं किया वो सिर्फ कागजों में है और बुजुर्गों के मन में रहेंगे। हम लोग बुजुर्ग हो जाएंगे, हमारे मन में रहेंगे, लेकिन आने वाली युवा पीढ़ी के दिमाग में नहीं रहेंगे। कौन याद करता है? कौन थे, बताइए। बुद्धू प्रधान को कौन याद कर रहा है? मैं नहीं जानता कि कोई याद कर रहा है। तो ये सब काम करें, दूर से देख करके लोग जाने कि हाँ, ये फतेहपुर कला है। ये सब बातें हैं। बहुत दिन से सोच रहा था कि आऊं, चुनाव के पहले भी सोचा था आने के लिए, लेकिन तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से आगमन नहीं हो पाया। आज आगमन हुआ तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, बोलना चाहता हूँ। आप सुने या ना सुने। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप ये सोचें कि पूर्व प्रधानों की तरह नहीं कुछ करेंगे तो भी चल जाएगा, तो समय अब गुजर चुका है। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, हम यह निवेदन मात्र कर रहे हैं। अगर हमारे 16 प्रत्याशियों में से कोई भी विपक्ष
बनने के लिए तैयार नहीं है, तो आप हर जगह हमें बतौर विपक्ष के रूप में पाएंगे, क्योंकि हम गांव के नागरिक हैं और एक नागरिक होने के नाते गांव को अनाथ और लावारिस अब नहीं छोड़ेंगे। हम फत्तोपुर कला को एक मार्केटिंग का हब बनाना चाहते हैं। हम फत्तोपुर कला को एजुकेशन फैक्ट्री के रूप में देखना चाहते हैं। हम फत्तोपुर कला को एक पढ़ा लिखा और समृद्ध गांव के रूप में देखना चाहते हैं। हम ये कतई नहीं देखना चाहते कि कोई अनाड़ी ऐरा गैरा लत्थू खैरा आए और उसे बर्बाद करके चला जाए। अब जो इस मानसिकता के साथ आएगा, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, या तो वह अपनी योजनाओं की लिस्ट लेकर के ब्लॉक के गेट पे बैठा रहेगा, या तो वह घर पर बैठा रहेगा उसका मदों का इंतजार करते हुए। गांव को मरघट मत बनाएगी, यह मैं बार बार कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा। गांव के जितने भी नागरिक हैं, मैं उनसे भी इस बात का निवेदन करता हूँ कि वे हृदय से जीते हुए प्रत्याशी का स्वागत करें। ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार पाल जी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, लड्डू बांटें, उनका मुंह मीठा करवाएं। अभी तक आप किसको वोट दिए किसको नहीं ये छोड़ दीजिए। अब आपके ग्राम प्रधान अशोक पाल जी हैं, इसको स्वीकार कर लीजिए। 5 साल वे रहेंगे, इसको भी स्वीकार कर लीजिए। घर का मालिक होता है तो कितनों भी आप निर्भर हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, लेकिन जब कुछ करना होता है तो आप घर के मालिक से पूछते हैं कि बाबा क्या हम ये काम कर लें। बाबा इजाजत दें या ना दें, पूछना आपका कर्तव्य बनता है। आप अशोक पाल जी के पास जाइए, उनसे पूछिए कि ग्राम प्रधान जी क्या हम ये काम कर लें। किसी भी गलत काम में सहभागी मत होइए। अगर राजा गलत कर रहा है तो प्रजा का कर्तव्य बनता है कि वह जिम्मेदार नागरिक के तौर पर बताए कि यह आप गलत कर रहे हैं। आपके पास तमाम संसाधन है, आपके पास तमाम माध्यम है, आप उनका भरपूर प्रयोग कीजिए। जो ग्राम विकास अधिकारी बने, जो सर्वेक्षण अधिकारी बने, जो प्रधान के सहायक बने, वे चाटुकारिता न करें। अब गांव के पास समय नहीं रह गया है, वो खुल करके उनकी गलतियों का ध्यान दिलाएं और जरूरी कार्यों का संज्ञान करें, क्योंकि एक अकेला ग्राम प्रधान सब कुछ नहीं जानता, सब कुछ नहीं कर पाएगा। मैं ही अगर चाहूँ कि अकेला ही आप सबको बोल दूं या समझा दूं, तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। शौके दीदार है तो शौके दीदार है गर तो नजर पैदा कर। किसी कवि ने कहा था कि अगर देखने की इच्छा है तो आंखें खोलो, क्योंकि उधार की आंख से सौंदर्य का दर्शन नहीं होता। प्यारे मित्रों, आप सभी समझदार हो, ग्राम प्रधान को साथ लेकर के चलो, उनके साथ होकर के चलो। आपका कुछ जाएगा नहीं, उनका भी कद बढ़ेगा, आपकी भी स्थिति बनेगी। अगर एक पल के लिए हम मान लें, क्योंकि हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं और अभी जब मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो राज्यपाल धनखड़ जी उनको समझा रहे थे, ममता बनर्जी जी को राजधर्म समझा रहे थे। अगर एक पल के लिए ग्राम प्रधान जैसे अन्य ग्राम प्रधानों की तरह घमंड में आकर, अहम में आकर आपको इग्नोर करते हैं, आपकी मांगों को ठुकराते हैं, तो आपके पास प्रजातांत्रिक अधिकार है उनका विरोध करने के लिए। आप करिए, आप उसमें डरिए नहीं, क्योंकि आपके ना बोलने का ही नतीजा है कि 5 साल गुजरने को है, विधायक ने आज तक शकल नहीं दिखाया। किसी ने सुषमा पटेल को देखा क्या?
किसी ने सुषमा पटेल को देखा क्या? नहीं देखा। किसी ने आ, इनको, कौन थी जो पहले विधायक थी, अ, सीमा द्विवेदी, सीमा द्विवेदी जी को देखा क्या? राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी आपके गांव में नहीं है। ऐसे जनप्रतिनिधि जब भी आए उनको भरपूर प्रश्न करो और दम के साथ कहो कि हम आपके साथ नहीं हैं, और उनका सपोर्ट करो। जो नए आए उनका खुल के सपोर्ट करो, और जब जिताओ तो खुल के उनके पास जाओ भी। एक बार नहीं, 1000 बार जाओ, अपनी समस्याएं लेकर जाओ, अपनी ज़रूरतें लेकर जाओ, अपने गांव के लिए जाओ, अपने गांव के बच्चों के लिए जाओ, अपने गांव के परिवेश के लिए जाओ, क्योंकि आप जाओगे बात तभी बनेगी। अगर विधायक नहीं आए तो यह तो मैं पूछ ही सकता हूँ कि आप में से कितने लोग विधायक के यहाँ गए। अगर सांसद नहीं आए तो मैं यह पूछ सकता हूँ कि आप में से कितने लोग सांसद के यहाँ गए। जाइए, आप प्रजा हैं, आप जाइए। अकेले नहीं जा सकते, 10 लोगों को लेके जाइए। कोरोना काल चल रहा है, समस्या आपके सिर पर है, आपको के पास रोजगार नहीं है, आपके पास खाने के लिए नहीं है, कर्ज वाले आपका घर गोड़ रहे हैं, कर्ज वाले धमकी दे रहे हैं, आप ग्राम प्रधान के पास जाइए। कुछ वो सहयोग करें, बड़ी बात है। नहीं करें तो उनसे आश्वासन लीजिए कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आप विधायक के पास जाइए क्योंकि आपने उनको चुना है। आप सांसद के पास जाइए, आपने उनको चुना है। आप जिला पंचायत के पास जाइए, क्यों नहीं जाएंगे? पूर्व ग्राम प्रधानों के पास जाइए। नहीं जाए, आइए, चुप होकर के बैठ जाइए, जो है उसी से गुजारा करिए, लेकिन नेक्स्ट पंचवर्षीय में दम के साथ करिए। पैसे पर मत बिकिए, क्योंकि पैसे पर बिके हुए व्यक्ति का कोई मोल नहीं होता। पैसे पर बिके हुआ व्यक्ति साख से टूटे हुए उस पत्ते के समान होता है, जो हल्की बारिश आने के बाद भी स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता, गल जाता है, सड़ जाता है, और वहीं पर उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो अपने अस्तित्व को खत्म मत करिए। 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, इवन लाख रुपए से भी आपके घर का खर्च नहीं चलना है। समय इतना बेकार चल रहा है कि 10,000 रुपए लेके मार्केट चले जाओ और रिक्शा भर का सामान नहीं है। तो पैसे पे मत बिको। आप पैसे पर नहीं बिके होंगे तो आप गांव की रक्षा करेंगे, आप समाज की रक्षा करेंगे, आप समुदाय की रक्षा करेंगे, आप परिवेश की रक्षा करेंगे, आप बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए श्रम करेंगे, आप बच्चों को उचित और अनुचित कार्यों के लिए लड़ने के लिए प्रमोट करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, उन्हें बताएंगे, शिक्षा देंगे उनको। लेकिन अगर स्वयं पैसे पर बिक जाएंगे तो आप एकदम ही निहायत ही नालायक, भीड़, दुष्ट, कमजोर और लालची लोभी बच्चे को संस्कार, बच्चों के संस्कार में भर देंगे, और वे जिंदगी भर दारू, दवा और छोटी मोटी जरूरतों के लिए भटकते हुए नजर आएंगे। वो जिंदगी में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। आत्मनिर्भर बनिए, 2 रोटी कम खाइए लेकिन ईमान की खाइए। लोकतंत्र का एक वोट भी किसी के जीत हार का फैसला करता है। तो चुनिए किसी को भी, लेकिन बिक कर मत चुनिए। 500 1000 रुपए में बिक कर चुनना, यह यह किसी बड़े पाप से कम नहीं है, क्योंकि बाद में जो पैसा नहीं लिया होता है उसकी आह आपको कहीं का नहीं छोड़ती है। मैंने गांव में 1-2 लोगों को देखा है जिन्होंने पैसा लिया, वे आज तक सुखी और सक्षम नहीं हैं। उनकी आत्मा औरंगजेब की आत्मा की तरह उनको कचोटती है, परेशान करती है। वे तिल तिल करके, घुट घुट करके जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं ये उनसे पूछिए। उदाहरण बहुत भरे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बातें तो हैं बहुत सी हाले इस दिल में, पर क्या करें कि समय से हम तोड़े हुए हैं। रख रख के थोड़ा थोड़ा नींबू की तरह सबके सम्मुख आज हम
निचोड़े हुए हैं। तो समय की कारीगरी है, समय की बात है, काम बहुत है, आप सबके पास भी काम बहुत होंगे। अभी 5:30 बज रहे हैं, तो काम करिए, जम के उद्यम करिए, पास पड़ोस का ख्याल रखिए, घर परिवार का ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, सैनिटाइज़र और मास्क लगा कर के चलिए, इन सब चीज़ों का प्रयोग करिए ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहें। घर में गर्म पानी का प्रयोग करिए, संभव हो तो रात में सोते समय दूध में चाहे आधा गिलास ही दूध लें, उसमें हल्दी डालकर उसका प्रयोग करें। गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी से गरारा करिए, सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलिए, 5 बजे उठ जाइए, 5 से 6 तक मॉर्निंग वॉक करिए और योगा में अनुलोम-विलोम और कपालभाति करिए ताकि कोरोना जैसा केस बाय द वे अगर आपको हो भी जाए तो आप सुखी और सुरक्षित बचे रहें क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। यही कुछ बातें हैं जो मुझे कहनी थी और जिसके लिए मैं आज आया भी। तो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्री अशोक पाल जी का, जिन्हें प्रेम से नन्हे पाल भी कहते हैं, मैं पुनः फत्तुपुर कला ग्राम सभा का प्रधान बनने पर पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मुलाकात भी होगी, बात भी होगी, मुलाकात भी होगी, बात भी होगी, शिकायत भी होगी, प्रेम की बरसात भी होगी। तुम याद रखना मुझको, हम याद रखे हैं तुमको। सुबह हुई है तो रात भी हुई है, सुबह हुई है तो रात भी होगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम विदा लेते हैं आप सबके साथ। अच्छा लगा आप लोगों ने सुना हमें, विनोद प्रजापति जी, राहुल रंधावा जी, पवन सिंह जी, अभय मिश्रा जी, अंतेश जी, आप सबने समय निकाला और सुना मुझको, और जो अदृश्य हैं जो बाद में सुनेंगे उन सबको हार्दिक आभार, धन्यवाद। हम बहुत जल्दी गाँव आने वाले हैं और फिर आपसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।